भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है राष्ट्रवाद। क्या होता है राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के तहत रहने वाले लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता है। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। एक भौगोलिक, एक पार्टिकुलर एरिया में, एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के मध्य जो उनके सांस्कृतिक एकजुटता है, जो उनकी संस्कृति उनको जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। उदय के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम कारण को देखें तो इसमें कई कारण हो सकते हैं उदय के। ठीक है, सबसे पहला है ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। ठीक है, दूसरा है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, कि अपने को ज्यादा उन्नत समझना, दूसरे को नीचे समझना। दूसरी सभी सभ्यताओं को पाश्चात्य लोग अपने से नीचे समझते थे। आपने पढ़ा होगा कि मैकाले और तमाम लोगों ने ये कहा कि पूरा भारतीय ज्ञान जो है ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी के ज्ञान के बराबर, इस तरह तमाम बातें कही गई। फिलहाल पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन ऐसी थी जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चले, जिनके बारे में डिटेल बात करनी है अभी। ठीक, कई आंदोलन चले बीच में। ठीक है, राजा राम मोहन राय से लेकर के दयानंद सरस्वती, तमाम लोगों ने। प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका। इसके अलावा अगर कहा जाए तो राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय में सबसे पहले बात है कि व्हाट इज द नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद है क्या चीज भैया? सबसे पहले तो राष्ट्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद उस समय क्यों उदय हुआ? राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण थे भारत में? तो पहली बात तो ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक नीतियां थी, ठीक है, और उसमें केवल और केवल भारतीयों का शोषण था। दूसरी बात पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन था दूसरा, जो भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, और इसके अलावा प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका रही, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान रहा। ठीक है, तो ये सारी बातें रही, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख संस्थाएं। कांग्रेस से पहले वाली संस्थाओं के बारे में चलिए देखते हैं, कौन कौन संस्थाएं थी। टू द पॉइंट बात करनी है एकदम। कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख संस्थाएं। ठीक, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय में
ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ढेर सारे ऐसे राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने ब्रिटिश संसद और भारत सरकार के समक्ष अपनी बातों को पत्र पत्रिकाओं की मदद से, ठीक है, याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों की मदद से रखा, जो निम्नलिखित है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस की स्थापना पूर्व बहुत ढेर सारे छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। उन्होंने अपनी डिमांड को संसद, ब्रिटिश संसद और भारत सरकार के मध्य प्रार्थना पत्र पत्रिकाओं एवं याचनाओं के माध्यम से किया। क्या मांग किया, क्या डिमांड किया कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं ने, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या उनका डिमांड रहा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है पूर्व की संस्थाएं, इनकी क्या क्या मांगे थी, इनकी क्या क्या मांग थी, क्या क्या डिमांड थी। सबसे पहली बात ये थी, और कैसे डिमांड करते थे, डिमांड करते थे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, याचिकाओं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, और क्या इनकी मांगे थी इसको हमें देखना है। सबसे पहली बात ये थी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, क्योंकि इनको पता था भारतीयों के लिए काम केवल भारतीय ही कर सकते हैं ईमानदारी से, तो प्रशासन में भारतीयों के लिए भागीदारी की लगातार डिमांड करते हैं। ठीक, एक चीज तो यह था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। दूसरी बात है प्रशासनिक व्यय में कमी लाया जाए, ताकि ये लोग बहुत ज्यादा व्यय करते थे। बाद में ड्रेनेज थ्योरी दिया था दादा भाई नौरोजी ने और तमाम लोगों ने, तो व्यय की कटौती की जाए ऐसा कहा। प्रशासन में प्रशासनिक व्यय में कमी, प्रशासनिक व्यय में कमी, इसकी डिमांड की भाई प्रशासनिक व्यय में थोड़ा कमी करिए ताकि कुछ पैसा भारतीयों के लिए खर्च हो सके। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ताकि भारत कंधे से कंधा मिलाकर विश्व बिरादरी का हिस्सा बन सके, ठीक है। इन संस्थाओं का आधार क्षेत्रीय अथवा स्थानीय था, एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इन संस्थाओं का आधार क्षेत्रीय या स्थानीय था, कह सकते हो आप कि इन क्षेत्रों का इन संस्थाओं का जो आधार था वो कैसा था भैया, वो क्षेत्रीय था या स्थानीय था। तो कांग्रेस से पूर्व की जो संस्थाएं थी उन्होंने अपनी मांग किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश संसद और भारत सरकार से डिमांड किया। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत सरकार डिमांड किया कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। और प्रशासनिक व्यय जो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है प्रशासन चलाने के लिए, उस पर थोड़ा कमी किया जाए, ठीक है, कम में भी चल सकता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि भारतीय जो है वक्त के साथ चल सके। और इन संस्थाओं का आधार क्षेत्रीय अथवा स्थानीय था, बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस व रीजनल एंड लोकल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व की कौन कौन संस्थाएं थी और उनकी क्या क्या योगदान था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल सब नोट हो गया होगा। कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, कांग्रेस से पहले की कौन कौन संस्थाएं थी उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संगठन, एक टेबल बनाते हैं, या संस्था,
ठीक, स्थान कहाँ पे हुआ, ठीक, और संस्थापक कौन थे और अन्य बातें, ठीक, संस्थापक और इससे रिलेटेड कई अन्य बातें। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, ठीक। हाँ, सबसे पहला है कलकत्ता यूटी, ठीक है। सबसे पहला अगर लिया जाए यूनिटेरियन कमेटी बनती है, सबसे पहले कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कमेटी बनती है भैया? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में कलकत्ता में स्थापित होती है। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, इन्हीं सब लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले कौन होता है? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कहाँ पे स्थापित होती है भैया? कलकत्ता में। कब स्थापित होती है? 1823 में। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे, द्वारकानाथ टैगोर थे, और इनके साथ पूरी टीम थी। विलियम एडम भी थे, एक अंग्रेज भी थे, विलियम एडम। तो सबसे पहली संस्था जो आती है अस्तित्व में वो ये थी, ठीक है। कौन कौन सी? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, सबसे पहली संस्था जो अस्तित्व में आती है, जो मेरे संज्ञान में भी आती है, वो यही थी। दूसरी संस्था जो आती है वो बंग भाषा प्रकाशन सभा है। बंग भाषा प्रकाशन सभा, दूसरी जो संस्था आती है उसका नाम क्या है? बंग भाषा प्रकाशन सभा, ठीक है। दूसरी कौन सी है? बंग भाषा प्रकाशन सभा। और ये कलकत्ता में ये भी स्थापित की जाती है, कलकत्ता में ये भी स्थापित की जाती है। 1836 की बात है, 1836 में, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। उस समय काफ़ी एक्टिव थे, और राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं भी आगे। तो पहले वन बाय वन, तो ये कलकत्ता में राजा राम मोहन राय का अन्याय द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित किसने किया था भैया? इसको थोड़ा सा इस लाइन को हम इधर कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित, के अनुयायियों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित। तो ये बंग भाषा प्रकाशन सभा कलकत्ता में 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित। तो बंगाल में स्थापित ये प्रथम संगठन था। ये पहली बार इसको ध्यान देना है, बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था ये। कौन? बंग भाषा प्रकाशन सभा बंगाल में स्थापित, बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन। सबसे पहला राजनीतिक संगठन जो बंगाल में स्थापित था वो बंग भाषा प्रकाशन सभा था। दूसरी बात है, इसका मुख्य कार्य क्या था? प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर उसमें सुधार हेतु याचिकाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना था, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं, मुख्य कार्य क्या था इनका? मुख्य कार्य इनका भी यह मुख्य कार्य था प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करके, प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर, ठीक है। प्रशासनिक गतिविधियों की क्या करना था इनको? समीक्षा कर उसमें सुधार हेतु, जो उसमें सुधार क्या क्या हो सकता है उसकी याचिकाएं भेजना था इनको, ठीक है। तो प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करके उसमें सुधार हेतु याचिकाएं भेजना, उसमें सुधार हेतु
याचिकाएं भेजना इनका मुख्य काम था। ठीक, किसका मुख्य काम था भैया? ये बंग भाषा प्रकाशन सभा का। तीसरी बात है देशवासियों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। देशवासियों को राजनीतिक, आज भी हम लोग जागरूक कहाँ हैं? अधिकारों के प्रति जागरूक करना। आजादी कितने साल बाद, और ये कब की बात है? 1836 में। ठीक है, ये 24 अप्रैल 2021 है। आज भी हम लोग जागरूक नहीं होते राजनीतिक अधिकारों के प्रति। किसी भी नाम पे किसी भी टेम्परेचर में आके वोट देते हैं, नरभक्षी सरकारें बन जाती हैं। चलिए फिलहाल उसको बाद में बात करेंगे। तो ये कलकत्ता यूटिटेरियन कमेटी है, कलकत्ता में 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम ने। और ये बंग भाषा प्रकाशन सभा कलकत्ता में 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायी द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापित किया गया। बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था ये, जिसका मुख्य कार्य प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करके उसमें सुधार हेतु याचनाएं भेजना था। इसके अलावा अपने देशवासियों को जागृत करना था राजनीतिक अधिकारों के प्रति। तो इतना नोट कर लिया जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, दो हो गई मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर। अब आते हैं हम लोग थर्ड। ठीक है, थर्ड तीसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी अब जो है लैंड होल्डर हैं, जिम्मेदार अपने अधिकारों के प्रति आते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई है? कि कलकत्ता में। कलकत्ता इन सब गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, इसलिए उनको बंगाल का विभाजन करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। 1838 की बात है ये। क्रम और ईयर का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है एक सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में इनकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये द्वारकानाथ टैगोर और अन्य ने स्थापित किया था भैया इसको। द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य ने। ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में 1838 में स्थापित की गई थी। किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर और अन्य ने। तो इसकी क्या खास बात है? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। पहली बात तो ये है, जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु बनाया गया था। ठीक है, ये संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि कलकत्ता में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी, किसके लिए की गई थी? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, भारत में पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप आरंभ हुआ। इसके साथ ही भारत में पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप आरंभ हुआ। भारत में पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप आरंभ होता है। किसके साथ आरंभ होता है? लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ। ठीक, सबसे पहली बार भारत में राजनीतिक क्रियाकलाप इसी के साथ शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, कलकत्ता में भी स्थापित की जाता है 1851 में। ठीक है, ये भी कलकत्ता में 1851 में। देखिए, इससे पहले बंग भाषा
प्रकाशन सभा थी जो कि 1800 कितने में थी, 36 में। फिर 38 में कौन थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी कलकत्ता में ही। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन कर सकते हैं यहाँ पे, इंडियन एसोसिएशन है, ये भी कलकत्ता में, कब, 1851 में। अब राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर इसको संस्थापक थे। राधाकांत देव एवं द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, राधाकांत देव एवं द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। द्वारकानाथ टैगोर क्या है भैया, इसके संस्थापक हैं। इन दोनों लोगों ने इसकी स्थापना की, इसके स्थापना की किसकी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, कहाँ पे किया, कलकत्ता में। कब किया, 1851 में। ठीक है, किसने किया, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर ने, दो लोगों ने इसकी स्थापना की भैया। इसका काम क्या था, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो जाता है इसी में। ठीक है, काम से संबंधित कुछ चीजें इससे पहले जुड़ी हुई बता लें। इस वाले कलम हम इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें रहेगी उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या बात करना था, राधाकांत देव एवं द्वारकानाथ टैगोर का जो जिस संस्था था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हुआ क्या, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई थी इसमें, थोड़ा सा जगह कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय होता है इसी में, एक साथ दोनों मिल करके एक काम करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे लिखता पूरा, और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलय, एक घटना तो इसमें ये होती है। दूसरी घटना जो इसमें घटित होती है इसके साथ जुड़ी हुई, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भैया यही रहेगा, जमींदारों की हितों की रक्षा है, क्योंकि इसीलिए पहला वाला बनाया गया था, दूसरा वाला भी विलय हो रहा है, तो समझ लीजिए काम वही है, जमींदारों की हितों की रक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंग भाषा प्रकाशन सभा, कब, 1836 में, कहाँ, कलकत्ता। फिर दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका सिग्निफिकेंट थोड़ा नाम है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में 1838 में, द्वारकानाथ टैगोर एवं मन। तीसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये भी कलकत्ता में 1851 में, राधाकांत देव एवं द्वारकानाथ टैगोर। अब क्या होता है, लैंड होल्डर सोसाइटी और इसका दोनों विलय होकर एक संस्था बन जाते हैं, एक संस्था बन जाती है। और इसके अलावा इनका भी काम क्या था, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो जाए ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में, हाँ, हल्का सा अच्छा हो गया था। अभी ये सही सा है। ठीक, इसके बाद क्या है, फोर्थ पार्ट, कांग्रेस से पहले की संस्थान भैया अगला है लंदन इंडियन सोसाइटी। कौन सा नंबर था ये, 5।
नाम है इसका लंदन इंडियन सोसाइटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, लंदन में स्थापित की जाती है। कहाँ पे इसकी नींव रखी जाती है भैया? लंदन में इसकी नींव रखी जाती है। कब? 1865 में। अब कौन करते हैं? बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं इसमें जो कि ब्रिटेन में सांसद चुने जाते हैं। उनका नाम क्या है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। ठीक। तो लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापित की जाती है 1865 में दादा भाई नेरोजी द्वारा। ठीक है। इससे पहले आपने लैंड होल्डर सोसाइटी देखा। ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखा। लैंड होल्डर सोसाइटी कब थी? 1838 में था। 1851 में कौन था? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। अब ये 1865 में क्या है? लंदन इंडियन सोसाइटी। तो इसी क्रम में इसको पूरा सीक्वेंस इसका हमें याद रखना है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। छोटे छोटे हैं, मैं ऐसे लिखकर चलता हूँ। छठा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। एग्जाम में छोटा छोटा आता है कि किसने संस्थापना की, किसने स्थापना की, बस वही। एसोसिएशन कहाँ पे हुआ? इनके नाम आ जाते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये भी लंदन में था। ये भी कहाँ पर था? लंदन में। ठीक है। कब की बात है भैया? ये 1866 की बात है। 1866 की। अगेन किसका योगदान है? दादा भाई नौरोजी का। फिर से दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेरोजी का फिर से योगदान है। ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में भैया। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। नाम से पता चलता है इंडियन एसोसिएशन है। इंडियन एसोसिएशन। तो कहाँ पे? इंडिया में होगी। सिंपल सी बात है। कब होगी? कलकत्ता में होगी 1867 में। कब होती है? 1867 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है और आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना करते हैं। सुरेंद्र मोहन बनर्जी, जिन पर अनियमितता का आरोप लगा करके सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था। सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए कैंडिडेट हैं ये। ठीक। और आनंद मोहन बनर्जी, ये दो लोग हैं भैया। ठीक है। इन दोनों ने स्थापना किया था इसका। इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। जितनी संस्थाएं थी सभी के बारे में बात किया जाएगा। अब इंडियन लीग के बारे में बात करेंगे, शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग के बारे में। तो एक बार इसको देखा जाए। नेक्स्ट है इंडियन लीग। अगली है इंडियन लीग, जिसे आप इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं यार, वो और इसके नेचर में एकदम भिन्नता है। ये इंडियन लीग है। इंडियन लीग की स्थापना कब होती भी है? कलकत्ता। कहाँ होती है? कलकत्ता में। ये 1873 की बात है। 1873 कब होती है? कहाँ पे होती है? कलकत्ता में। कब होती है? 1873 में होती है। किसकी स्थापना होती है? इंडियन लीग की। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। 1875 का लीजिए। 1875 में होती है एक्चुअली। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना होती है। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष है इसके संस्थापक। कौन है संस्थापक? शिशिर कुमार घोष है इंडियन लीग के संस्थापक। इंडियन लीग कलकत्ता में स्थापना होती है 1875 में, और उसके संस्थापक कौन होते हैं? शिशिर कुमार घोष। अच्छा, वर्ष 1876 में इस संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। तो किस साल ले लिया? वर्ष 1876 में इसका स्थान किसने ले लिया भैया? इंडियन एसोसिएशन ने। सबसे पहली बात तो ये थी इससे रिलेटेड। दूसरी बात भी इससे जुड़ी हुई जो है
अनेक आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश किया, सीमा घटाने का विरोध, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा में 21-19 साल कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। सिविल सेवा परीक्षा में ठीक है, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु घटाना। ठीक है, प्रवेश की आयु एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध। इस संस्था द्वारा भैया कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो घटाई गई थी उसका विरोध किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु, ठीक है, घटाने का विरोध एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध। ठीक है, इनका ये भी काम था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था में इंडियन एसोसिएशन में 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस विलय हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पुरोगामी संस्था होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय लिख दे रहा हूं मैं, फिर समझाता हूं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी, उससे पहले की, ठीक है, पुरोगामी संस्था में, पुरोगामी मतलब उससे पहले की संस्था जिससे वो बाद में ओरिजिन होता है, पुरोगामी संस्था में। और उस संस्था का नाम क्या था भैया? इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। ठीक है, तो ये इसकी खास बात थी। इंडियन लीग की कलकत्ता में स्थापित है 1875 में। शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। बाद में एक साल बाद इसका स्थान जो है इंडियन एसोसिएशन ले लेता है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश का घटाने का विरोध किया इन्होंने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। ठीक है, बाद में इनका विलय हो जाता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था में। जल्दी से इसको नोट किया जाए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगली संस्था है, जितनी भी संस्थाएं हैं सब देख लेंगे जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद कांग्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पर भी है? कलकत्ता में। कब की बात है? 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती हुई है कलकत्ता में। जॉर्ज थॉमसन नाम के अंग्रेज थे, उन्होंने किया था। जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ठीक, किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने। तो इस संस्था में भारतीय एवं गैर सरकारी ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व था। इसमें ज्यादातर इस संस्था में भारतीय एवं गैर सरकारी ब्रिटिश, गैर सरकारी ब्रिटिश जो सरकार में नहीं थे ब्रिटिश, उनका क्या था? प्रतिनिधित्व था। एक्चुअली दो बातें आती हैं, सरकारी ब्रिटिश और गैर सरकारी ब्रिटिश। तो जो सरकारी ब्रिटिश थे उनसे गैर सरकारी ब्रिटिश थोड़ी सी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि सरकारी ब्रिटिश बहुत पैसा कमाते थे। इसके अलावा उनका जो तरीका था पैसा उगाही का, वो गैर सरकारी ब्रिटिशों को पसंद नहीं आता था। इसलिए जब वो इंग्लैंड जा रहे थे उनको नवाब नाम से उनका व्यंग उड़ाया जाता था। ठीक, उनको नवाब बोला था कि नवाब आ गए। जब ये लोग कमा के जा रहे थे इंडिया से, लूट मार करके बहुत ऐसा पैसा लेके जा रहे थे, तो ब्रिटेन लंदन में इनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जो यहाँ पे काम कर रहे थे ऐसे अंग्रेजों का। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था ये बेटा। इसके बाद ब्रिटिश
बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन करके भैया एक संस्था और आती है, इसको स्थापित करते हैं 1852 में, ठीक है। 1852 में बम्बई में अगर कोई बात होती ज्यादातर वहां के दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसके संस्थापक थे। बॉम्बे एसोसिएशन, ऐसे एक छोटा सा लंदन इंडियन कमेटी, एक और छोटा सा है लंदन इंडियन कमेटी, इस तरह की एक संस्था बनती है कांग्रेस से पहले वाली में। तो ये इसकी स्थापना होती है 1862 लंदन में। कब होती है? लंदन में 1862 में। तो इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना है? नहीं, केशव चंद्र नहीं, पुरुषोत्तम करके थे, एक मिनट, पुरुषोत्तम इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पुरुषोत्तम मुदलियर। पुरुषोत्तम मुदलियर कौन थे? पुरुषोत्तम मुदलियर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुषोत्तम मुदलियर। तो लंदन इंडियन कमेटी लंदन में स्थापना होती है। बॉम्बे एसोसिएशन बम्बई में 1852 में। जहां तक जहाँ तक बम्बई का नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। इसके अलावा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में 1851 राधाकांत एवं रवींद्रनाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कलकत्ता में 1843 में जॉर्ज थॉमसन। भारतीय एवं गैर सरकारी ब्रिटिश प्रतिनिधि था। इसमें क्या था? ये भी जमींदारों की रक्षा के लिए बना था, ठीक है। जहाँ पे इन दोनों का नाम है, ज्यादातर लोग जमींदारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जमींदारों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं हम लोग लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापना होती है, इन सब के बारे में और कुछ। नेक्स्ट जो इससे जुड़ा है वो है लंदन इंडियन सोसाइटी। इससे पहले आपने देखा लंदन इंडियन कमेटी, कंफ्यूज मत नहीं होइएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी है ये। नाम से पता है कि इसकी संस्थापना कहाँ पे हुई होगी। इसकी स्थापना लंदन में हुई होगी। कब हुआ है? 1865 में। कब हुआ है? 1865 में, 1865 में। कौन करते हैं यहाँ पर भी? लंदन में जाके सांसद कौन बने थे? आपको याद होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लंदन में 1865 में भी स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी है, ये भी लंदन में 1866 में स्थापित होती है। ये भी कब होती है? 1866 में। ये भी लंदन में स्थापना होती है इसकी भी। और इसके भी संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है भैया इंडियन क्रांतिकारी इतिहास में। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा बंबई में स्थापित होती है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा कहाँ पे स्थापित होती है भैया? बंबई में। ये बंबई में स्थापित होती है भैया। कब स्थापित होती है? 1870, ठीक है। कब स्थापित होती है भैया? ये 1870 में, ठीक है, 1870 में स्थापित होती है। क्या होती है? पूना सार्वजनिक सभा। अब ये बताना कौन इसका स्थापना करेंगे? तो एम.जी. रानाडे, बहुत नाम सुना होगा एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एम.जी. रानाडे हैं। गणेश वासुदेव जोशी इनके साथ में, गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा बंबई में 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा कब? बंबई में 1870 में। कौन सा स्थापक थे? एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। अब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक और बनती है। सब छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो कि ब्रिटिश संसद से और भारतीय गवर्नमेंट जो उसमें थी इंग्लिश वाली, उससे अपनी डिमांड के लिए कोई चीज़ की डिमांड हो रही थी कहीं, तो ये छोटी छोटी संस्थाएं अपनी मांग करती थी। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है भैया कलकत्ता में।
ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। तो कलकत्ता में ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित होता है केशव चंद्र सेन द्वारा। सेम टाइम ये भी 1870 की बात है। किसके द्वारा होता है? केशव चंद्र सेन द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक, तो ये बातें थी कुछ, तो इनके बारे में थोड़ा सा इसको नोट करा जाए, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लिखते हैं, जल्दी से लिख ली जाए। ठीक, इसके बाद जो अगली संस्था आती है वो आती है इंडियन लीग। थोड़ा सा ये ठीक, नेक्स्ट संस्था जो है वो कौन सी है भैया? इंडियन लीग। जितने भी कांग्रेस से पहले संस्थाएं हैं सबको एक साथ हम बात कर लेते हैं। अगली है इंडियन लीग। इंडियन लीग, ठीक। अब इंडियन लीग की स्थापना कहाँ पे होती है, कब होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना भैया कलकत्ता में होती है 1875 में, शिशिर कुमार घोष। क्या क्या खास बातें थी इंडियन लीग की, इसके स्थापना से जुड़े हुए क्या क्या पहलू थे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बाद में इस संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। ठीक है, बाद में इस संस्था का विलय हो जाता है, का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। ठीक है, किसका? इंडियन लीग का। दूसरी बात यह है, अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु घटाने का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध, इन सब का किया। अनेक आंदोलनों का नेतृत्व, ठीक है। जैसे कौन कौन से आंदोलन थे भैया? जैसे एक आंदोलन था सिविल सेवा में आयु जो घटा दिए थे अंग्रेज लोग, आयु घटाने का विरोध, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध, ठीक, ये इनका काम था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन में 1886 में विलय हो जाता है इनका। तो ये थी कुछ संस्थाएं, और लगभग ये 12वीं संस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक दो संस्थाएं और बची हैं, तो उनको भी हम लोग देख करके ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन था, ठीक है, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। ये मैंने 2 बार बता दिया है एक्चुअली, क्रम में आते आते ये 2 बार आया, तो मुझे बाद में याद आया जब इसका काम मैंने मुझे याद है कि मैंने इसको बताया था इसी लेक्चर में अभी, तो मान लीजिए रिवीजन हो गया साथ में। आगे चलिए देखते हैं और कौन कौन सी संस्थाएं थी, एक दो। तो एक दो संस्थाओं में और है कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन जो है ये 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था, कलकत्ता में ही। किसके द्वारा भैया? आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक, एक तो ये था। दूसरी बात ये भैया इंडियन एसोसिएशन, इसमें से हो सकता है कुछ की बात किए हो। ठीक है, बताइए कब स्थापित हुआ था? कलकत्ता में 1876 में। ये भी कलकत्ता में 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इसको पढ़ चुके हैं आप।
मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, इसका नाम बताइए। मद्रास में 1884 में, ठीक, किसने स्थापित किया था भैया? एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो किसके किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम द्वारा, ठीक है, और सुब्रमण्यम अय्यर, पूरा नाम लिख देता हूँ। इसके अलावा कौन थे? पी आनंद चारलू, चालू नहीं चारलू, ठीक है, इन्होंने। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक और बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में मुंबई में होती भी है, ठीक है, 1885 में मुंबई में। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बदरुद्दीन तैयब और कैटी तैरंग ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और किसने किया था? कैटी तैरंग ने, ठीक है, किसने किया था? कैटी तैरंग ने। ठीक, तो इतना लिख लीजिए। अच्छा, इसको नहीं लिखा क्या? तो ये थे कि कौन कौन से संस्थाएं थी। कुछ संस्थाओं का नाम मैंने 2 बार बता दिए हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन के पर्पज से लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन संस्थाएं थी उनके जिक्र थे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। इस सीरीज में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन देखेंगे तो कई चीजें इसमें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि परिचय इसका क्या है, क्या इसका उद्देश्य था इसके गठन को लेकर के, इसके क्या क्या मत है लोगों के, क्या आरंभिक अधिवेशन है, क्या प्रतिक्रिया थी और क्या प्रकृति और उदय था। तो जहां तक देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कांग्रेस से हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे मित्रों ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस क्या होता है। सबसे पहले एक वर्ड जो इसमें है वो कांग्रेस, कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कांग्रेस का तात्पर्य क्या है, कांग्रेस का मतलब क्या है? लोगों का समूह। नॉर्थ अमेरिका से वर्ड आया है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप होता है। इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? सबसे पहली बात इसके बारे में करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा? अवकाश प्राप्त, किसके द्वारा होती है? संस्थापना करने वाले कौन थे? तो अवकाश प्राप्त, रिटायर हो चुके थे, ठीक है, ब्रिटिश आईसीएस अफसर थे वो। इसके अलावा ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन, ठीक है, क्या नाम था इनका? एलन
ऑक्टावियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भैया इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और इन्होंने स्थापना किया। इसके बाद उस समय के जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे कांग्रेस के स्थापना के समय? वायसराय भैया उसमें से डफरिन, वायसराय कौन थे? डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल था वायसराय के रूप में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे। कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, डफरिन। इन्होंने क्या कहा? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बोला इसको। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा? इन्होंने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। इन्होंने भैया इसको कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस लोगों का समूह होता है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की जाती है। कौन करते हैं? आरसीएस अफसर है और पक्षी वैज्ञानिक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और वायसराय कौन से? डफरिन थे। उस समय 1884 से 1888 के बीच में इनका कार्यकाल हुआ करता था। और इन्होंने कहा इसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है ये। ठीक है, इस तरह से इसको कहा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संख्या, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ में कहा ये। ठीक है, तो ये था कुछ आपको शुरुआती वो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसके बाद प्रथम अधिवेशन बात करते हैं हम लोग। इसका प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, पर वहां फैल गया प्लेग। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहां पे प्रस्तावित था? कहां पे होना था? पुणे में। ठीक है, पुणे में होना था। फर्स्ट सेशन इसका पुणे में, लेकिन वहां पे क्या फैल गया भैया? प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया था उसमें पहले से। प्लेग वहां बहुत तेज सूरत में फैलता था। ठीक है, तो इसके बाद कहां पर इसका होता है? फिर 28 दिसंबर 1885 को बंबई में होता है। 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पे होता है भैया? बंबई में। बंबई में एक स्कूल है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पे होता है बंधु? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। ठीक है, और अध्यक्ष और सदस्य कौन थे उस समय? जो प्रथम अधिवेशन होता है, देखिए उसके बारे में। अध्यक्ष कौन थे बताइए सबको? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे सबसे पहली बात अध्यक्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो। दूसरी बात महासचिव कौन थे? महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यही थे, AO ह्यूम। ठीक है, ये महासचिव थे भैया। कितने सदस्य थे उस समय? 72 सदस्य थे। पहले अधिवेशन में कितने लोग आए थे? 72 सदस्य थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी। कौन कौन लोग इसमें मुख्य नाम थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई को तो होना, ये नाम ही दादा भाई है, दादा आगे के चलेंगे। काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता। काशीनाथ तेलंग साहब थे। और कौन थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ये सभी आए थे, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि कोई एक एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करे। ये सब छोटे छोटे संस्थाएं इन लोगों ने कई बहुत ढेर सारी बनाई थी अपनी डिमांड के लिए, और ऑल इंडिया लेवल पर अपनी डिमांड को मंगवाने के लिए एक बड़ी संस्था की जरूरत थी, और उन्होंने एक बड़ी संस्था ऐसा बनाया। ठीक है, इसके अलावा दिनसा वाचा थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे। दिनसा वाचा, सुब्रमण्यम
अय्यर थे, ठीक है, दिनसा वाचा और सुब्रमण्यम अय्यर थे। अब बहुत लोग थे इस तरह से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये सारी बातें हैं। प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित था पुणे में, परंतु पुणे में फैल गया प्लेग। तो 28 दिसंबर 1885 को ये अधिवेशन बंबई में होता। बंबई में किस जगह होता? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कौन थे अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे अध्यक्ष इसके, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इनको डब्ल्यू.सी. के नाम जाते हैं। एओयूम महासचिव 72 सदस्य थे उस समय, जिसमें दादा भाई नेहरूजी, काशीराम तेलंग, फिरोज शाह मेहता, इन सब के नाम उल्लेखनीय है। आप इसमें से कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। रख दें। इसमें हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कांग्रेस के बारे में से हम लोग पढ़ रहे हैं। नामकरण की बात करें तो इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम रखा गया था इसका। इसके नामकरण के बारे में बात करें तो पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। क्या नाम था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नेहरूजी का सुझाव था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम कर दिया जाए। दादा भाई नेहरूजी का सुझाव था, उन्होंने ये कहा कि इसका नाम रखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो दादा भाई नेहरूजी सुझाव पे ये रखा गया। इसके अलावा 9 मांगों का प्रारूप बनाया इन्होंने, ठीक है। 9 मांगों का पहले अधिवेशन में प्रारूप बनाया, ठीक है। क्या बनाया? 9 मांगों का प्रारूप, 9 डिमांड रखे इन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य सबसे पहले था विभिन्न भागों के, वही था कि ऑल इंडिया लेवल का एसोसिएशन था। देश के भिन्न भिन्न भागों में नेता लोग जगह जगह पे अपना एसोसिएशन बनाए थे, सबको एकजुट करना, ठीक है। एक ही छत के नीचे सबको लाना था, सभी देश के बड़े नेताओं को एक छत के नीचे लाना था, सभी को एक साथ लाना था, ताकि मिलजुल के काम करें और इससे एक बड़ा डिमांड को, अपनी डिमांडों को अच्छे से प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, विभिन्न भागों के नेताओं को क्या करना था भैया? एकजुट करना था, एकजुट करना था। एक तो ये थी बात भैया इसमें। दूसरी बात है राष्ट्रीय एकता का विकास होना था, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास से होता क्योंकि सब एक साथ आते, ठीक है। समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश निवेदन होता, समस्याओं पर विचार विमर्श, ठीक है। और क्या होता है इससे? सिफारिश होता, निदान होता, ठीक। ये उद्देश्य था अधिवेशनों का। इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम था इसका, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में दादा भाई नेहरूजी का सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया और 9 सूत्री मांगे बनाई गई सबसे पहले। इसका उद्देश्य था कि देश के भिन्न भिन्न भागों से बड़े बड़े नेताओं को एकजुट करना, सबको एक ही छत के नीचे लाना, और ताकि राष्ट्रीय एकता का विकास हो और समस्याओं पर विचार विमर्श और सिफारिश निदान बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया जा सके, ठीक है। कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंधित मतभेद क्या थे? क्या कांग्रेस की उत्पत्ति हुई जिसके संबंध में ऐसा था नहीं कुछ मतभेद ना हो? मतभेद थे उस समय, होना भी चाहिए था क्योंकि कई लोग थे, बहुत ढेर सारे लोग थे। सबसे पहली बात था कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में,
मतभेद, क्या क्या मतभेद थे। ठीक, सबसे पहला है भैया सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत देने वाले कौन थे? देने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय से संबंधित है, तो यहाँ इस चीज को सुधारना है, ये करेक्शन है। ताड़ित चालक सिद्धांत, ताड़ित चालक सिद्धांत, ताड़ित चालक सिद्धांत भैया ये भी किसने? गोपाल, लाइटनिंग थंडर थ्योरी है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। ये भी संबंधित है भैया गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक, ताड़ित चालक सिद्धांत है। इसके अलावा भारतीय अभिजात वर्गीय एवं आकांक्षाओं का मूर्त रूप। ठीक है, भारतीय अभिजात वर्ग का संस्था बोला गया इसको। तो भारतीय अभिजात वर्गीय मतलब ये बोला केवल अभिजात लोग के हैं, सामान्य कॉमन पीपल इसमें है ही नहीं। ठीक है, और वर्गीय आकांक्षाओं का मूर्त रूप है ये। ठीक, इसके अलावा इसमें ये बोला गया, इससे संबंधित एक और बात थी, क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप है, ऐसा भी लोगों ने कहा। क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप है, ऐसा भी कहा गया। ठीक है, अखिल भारतीय संस्था आवश्यकता की अभिव्यक्ति करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। अखिल भारतीय संस्था आवश्यकता की अभिव्यक्ति, संस्था आवश्यकता की अभिव्यक्ति। ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ऐसे तो चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअली कांग्रेस के संबंध में क्या लोगों का कुछ कथन था, क्या इसमें इसके संबंध में लोगों ने क्या कहा उस समय। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया। ठीक, इन सबको अभी आगे देखने वाले हैं इसी में। ताड़ित चालक सिद्धांत भी इन्हीं का था। और लोगों ने ये कहा कि ये भारतीय अभिजात वर्ग इसमें सिर्फ शामिल है, तो भारतीय अभिजात वर्गीय आकांक्षाओं का मूर्त रूप है ये। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें अभिजात वर्ग के लोग ही शामिल हैं। तो लोगों ने कहा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ इंडियन अरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंडियन अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोगों के लिए ही ये उनकी अपनी सोच समझ और उनकी अपने लिए उन्होंने संस्था बनाई है। फिर ये विचार लोगों में आया कि क्षेत्रीय संस्थाओं का ये विकसित रूप है, हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अखिल भारतीय संस्था की जो आवश्यकता थी वो पूर्ति कर रहा है। तो इतनी तमाम लोगों के अपने अपने विचार थे, अपने अपने मतभेद थे। तो अब हम लोग इसको देखेंगे भी एक एक करके, कांग्रेस के बारे में भी पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सुरक्षा कपाट सिद्धांत हम लोग देखेंगे। सुरक्षा कपाट सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इन्होंने ताड़ित चालक का भी सिद्धांत दिया था। तो गरमपंथी ने यंग इंडिया में प्रकाशित किया, इनका एक लेख है और उस लेख के माध्यम से इन्होंने अपनी ये बात को प्रस्तुत किया। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की जो स्थापना है ये वायसराय, उस समय तत्कालिक वायसराय थे, जैसा आपने देखा लॉर्ड डफरिन, उनके दिमाग की उपज बताया। तो मैंने अभी क्या बताया आपसे कि सुरक्षा का सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में बात करते हुए कि सबसे पहली बात ये है, गरमपंथी नेता थे लाला लाजपत राय। उनका 1916 में यंग इंडिया पत्र में, किसमें? यंग इंडिया पत्र में उन्होंने अपने लेख में सेफ्टी वाल्व थ्योरी को प्रस्तुत किया। और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन, जो उस समय के तत्कालिक वायसराय थे, उनके दिमाग की उपज बताया। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर
ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक संस्था है जो कि भारतीयों का समग्र प्रतिनिधित्व नहीं करती है। समझ रहे हैं? सेफ्टी वाल्व थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश वायसराय, जो ब्रिटिश वायसराय हैं उनके प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक संस्था है, क्योंकि इसके संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, तो उसके आधार पर इन्होंने प्रतिपादित किया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक संस्था है जो कि भारतीयों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक, भारतीयों का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती। और तत्कालीन कांग्रेस के अन्य आलोचकों, जो जितने भी आलोचक थे, जैसे सबसे पहले मार्क्सवादी लोग थे, आलोचक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आलोचक था, तब भी था, आज भी है, CF एंड्रूज थे, गिरजा मुखर्जी थे, ये सब आलोचक थे। कांग्रेस के ये सब क्या थे? आलोचक थे। ठीक है, तो तत्कालीन कांग्रेस के अन्य आलोचकों ने भी लाला लाजपत राय के इस सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लाला लाजपत राय कह रहे हैं तो भाई सही कह रहे हैं। ठीक, सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि ये जो ह्यूम थे वायसराय डफरिन के मतानुसार कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, साथ ही कांग्रेस की स्थापना के पश्चात डफरिन खुद भी कांग्रेस के प्रति असहिष्णु हो गए थे। ठीक है, डफरिन खुद भी जो है इंटॉलरेंट हो गए थे, किसके लिए? कांग्रेस के स्थापना के प्रति। ठीक, अच्छा, ये तो लाला लाजपत राय ने सबसे पहले सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, यहाँ पर मैं एक चीज का करेक्शन करता हूँ। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय के यंग इंडिया में सबसे पहले आया था। यहाँ पे मैं लिखते समय एक्चुअली लाला लाजपत राय, इनके जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, वहां से ये बात जो है फैली थी। तो ये पूरी बात समझ में आई कि क्या इससे संबंधित है। ठीक है, अब इसके और डिटेल में जाना अभी नहीं था, क्योंकि हम लोग लूसेंट लेवल पे काम कर रहे थे, तो उसी के लेवल पे बातें होंगी। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय, यंग इंडिया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात है भैया त्वरित चालक सिद्धांत, लाइटनिंग थंडर थ्योरी। तो त्वरित चालक सिद्धांत क्या था कि इस सिद्धांत का उद्भव, ये जो सेफ्टी वाल्व कॉन्सेप्ट है उसके अपोजिट हुआ। द थ्योरी ओरिजिनेटेड अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वाल्व। ये थ्योरी कैसे ओरिजिनेट हुई? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अगेंस्ट हुई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों को, जो गोपाल कृष्ण गोखले सर थे, उनके दस्तावेजों को बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? इस सिद्धांत का आधार बनाया गया। इस सिद्धांत का आधार बनाया गया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों के लिए किया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने क्या किया था? ह्यूम का इस्तेमाल भारतीय सिद्धांतों के लिए, भारतीय हितों की पूर्ति के लिए किया था। ठीक है, ह्यूम का यूज किया था। जबकि पहले वाले सिद्धांत में जो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था उसमें यह कहा गया कि भारतीयों में जो असंतोष की भावना थी उसको निकालने के लिए उनको कुछ नया जरूरत थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने डफरिन के साथ मिलकर चाल चली ऐसा बोला गया था सेफ्टी वाल्व में। त्वरित चालक सिद्धांत में ये बोला गया, इस पर गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों का आधार बना करके, कि ऐसा जो है भारतीयों के हितों को साधने के लिए ह्यूम को बकरा बनाया गया। इनके अनुसार सीधी सीधी बात हम बात करें तो इस सिद्धांत को साथ भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों की पूर्ति के लिए किया था। ठीक है, सबसे मेन बात है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय संस्था की स्थापना को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखती थी। ब्रिटिश को तो डाउट तो होगा ही करेगा कि ये लोग कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे, तो उसको वो संदेह की दृष्टि देखते थे। लेकिन जब एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी, ब्रिटिश सेवा का अधिकारी जब इसकी स्थापना कर रहा है, ठीक है, तो उसके जुड़ने के कारण यह सरकारी कोप भाजन का शिकार होने से प्रारंभिक अवस्था में सरकार जो है इस पर कोई एक्शन लेती तो नहीं लिया। सरकार सरकारी कोप भाजन का शिकार होने से बच गया, क्योंकि वहां पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश के लॉयल ऑफिसर हुआ करते थे, एक समय हुआ करता था। तो सरकार को थोड़ा सा लगा कि चल ठीक है, ये तो अपना ही आदमी है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। इसके संदर्भ में इतिहासकार बिपिन चंद्र को अगर देखें तो वो कहते हैं कि अगर ह्यूम और दूसरे अंग्रेज उदारवादियों ने कांग्रेस
का इस्तेमाल सुरक्षा वाल्व के रूप में करना भी चाहा होगा, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ इस आशा से दिया कि लोग कांग्रेस के लिए तड़ित चालक जैसे काम करेंगे और आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली से बचा सकेंगे आंदोलन को। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत है। यहाँ पर आप सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल और तड़ित चालक सिद्धांत, ये दो सिद्धांतों पे बात कर रहे थे। इसके लिए लाला लाजपत राय का जो यंग इंडिया में उन्होंने जो है अपना जो कॉन्सेप्ट दिया वो 1916 में, उसके आधार पर ये कॉन्सेप्ट था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों को आधार मान करके यह दिया गया। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बातों से एग्री होंगे कि ये दोनों क्या थे। तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत क्या था? गरम दल के नेता थे, नाम है लाला लाजपत राय, 1916 में, ठीक है, अपने लेख के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है ना, ये जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए एक संस्था स्थापित की गई है, जो कि ह्यूम के साथ डफरिन ने मिलकर यह काम को अंजाम दिया है। ठीक है, बाद में दस्तावेजों से प्रमाणित हो भी गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो ह्यूम जो है वासा डफरिन मतानुसार काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, और बाद में खुद ह्यूम भी जो है इंटॉलरेंट हो गए थे कांग्रेस के लिए। ठीक है, बाद में खुद भी हो गए थे। अच्छा, इसके अलावा जो है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के बाद लाइटनिंग थंडर थ्योरी है। तो इसका ये एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट से ये अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों को आधार बनाया गया। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये कहना चाहते हैं कि भारतीय बुद्धिजीवी ने अपने हितों को साधने के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए A.O. ह्यूम का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा कि अगर जैसे कोई बड़ी संस्था बनती है तो प्रारंभ में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है उसका कोपभाजन का शिकार बन सकती थी, लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज को ही आगे कर दिया, A.O. ह्यूम को, तो इससे वो सरकारी कोपभाजन का शिकार बनने से बच गई। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इससे संबंधित अन्य कॉन्सेप्ट्स को। तो कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन और कितने अधिवेशन हुए, क्या क्या उनकी खास बातें रही, इन सब के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो मैंने जल्दी में थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ था, तो उसको करेक्शन की जरूरत है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। एक्चुअली कैमरे को मैंने सोचा कि चार्जिंग पे लगा दिया जाए साथ में। ठीक, तो कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशनों के बारे में हम लोग देखते हैं।
कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन, कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन, तो अधिवेशन और वर्ष, स्थान अध्यक्ष, ठीक, स्थान क्या था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये इसी क्रम में हम लोग सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले भैया प्रथम अधिवेशन हुआ इसका। प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कब होता है, हम सबको पता है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे होता भैया, बंबई में होता है। होना था पुणे में, हुआ बंबई में प्लेग के चलते, ठीक है। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। दूसरी बात भैया द्वितीय अधिवेशन, कब हुआ, 1886 में। कहां पे हुआ, कलकत्ता में होता है, बहुत बड़ा सेंटर है कलकत्ता। कौन थे यहाँ पर अध्यक्ष, कौन बनेंगे, दादा भाई नेहरूजी। कौन बनते हैं, दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी बनते हैं। दादा भाई नेहरूजी के बारे में इनको क्या कहा जाता है, भारत के पितामह, ठीक है। क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 बार अध्यक्ष रहे थे भैया ये, इनके बारे में खास बात ये है, कितनी बार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे। कब कब अध्यक्ष रहे भैया यहाँ पे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 तो यही वाला है, कोलकाता वाला। एक बार भैया 1886 में रहे, कलकत्ता वाले अधिवेशन में ही रहे। फिर कब रहे भैया, किस अधिवेशन में रहे भैया, फिर अगली बार ये रहे 1893 लाहौर में, 1893 में लाहौर में, और 1903 में फिर से कोलकाता में फिर से रहे, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में फिर से रहे 1906 में। तो ये 2 अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885 बंबई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। दूसरी बात है द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नेहरूजी, इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार अध्यक्ष, 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में फिर से कलकत्ता में। तो 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं, दादा भाई नेहरूजी, ठीक। इसके बाद तृतीय अधिवेशन 1887 में होता भी है। कहाँ पे होता है, मद्रास में। तृतीय अधिवेशन कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ पे होता भैया, मद्रास में। कब होगा, 85 में दूसरा, 86 में 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 1887 में ये थर्ड अधिवेशन होता भैया। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष होते इस बार, बदरुद्दीन तैयब जी इस बार भैया अध्यक्ष होते हैं। तो इनके बारे में क्या खास बात है, सबसे पहली बात कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस सभी समुदायों की प्रतिनिधि है, ये बात इस
यहाँ से जानी चाहिए। तो ये अधिवेशन का उद्देश्य था। कांग्रेस सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है, सभी समुदायों के प्रतिनिधि है, समुदायों की प्रतिनिधि है। कौन है भैया? कांग्रेस क्या है? सभी समुदायों की प्रतिनिधि है। कांग्रेस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कम्युनिटीज, ये कहा गया। फिर देखा जाए भैया इसमें चतुर्थ होता है कब? 1888 में 188 में। कहाँ पे होता भैया? जहाँ से हम हैं इस समय, इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पे होता भैया? इलाहाबाद में। कौन थे भैया अध्यक्ष? अध्यक्ष महोदय थे जॉर्ज यूल। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। इनके बारे में क्या कहा जाता है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं भैया। कौन थे? जॉर्ज यूल। कब बने थे? चतुर्थ अधिवेशन में। कहाँ कराया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है। अन्य अंग्रेज कौन कौन थे? विलियम बेडबर्न। अन्य अंग्रेज कौन कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज थे। अन्य कौन कौन अंग्रेज बनते हैं अध्यक्ष? अन्य कौन कौन अंग्रेज बने थे अध्यक्ष, इनके बारे में बात की जाए तो विलियम बेडरबर्न। ठीक है, विलियम बेडरबर्न। विलियम बेडरबर्न। अन्य अध्यक्ष कौन थे भैया? विलियम बेडरबर्न। बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न अन्य में से थे। और ये कब बने थे भैया? ये 1889 में। ठीक है। अल्फ्रेड वेब बने थे मद्रास में 1894 में। ये बने थे 1889 में। अल्फ्रेड ये मद्रास बने थे भैया। कहाँ पे अध्यक्ष बने थे भैया? ये मद्रास बने थे भैया। कब बने थे? तो इनको अगर देखा जाए तो कब बने थे? ये बने थे 1894 में। हेनरी कार्टर मुंबई में बने थे। इसके अलावा हेनरी कार्टर ये मुंबई में, ये 1894 में, ये 1904 में। भैया अन्य अंग्रेज कौन कौन सा अध्यक्ष? आइए कांग्रेस के अधिवेशनों को देखते हैं, कब हुआ, किस समय, कहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो हम लोग जानते हैं 1885 में बम्बई में। और प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। उस समय A.O. ह्यूम सचिव थे। हिंदू नाम की पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को, हालांकि जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था 1885 को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना घोषणा की जाती है। नमक कर का विरोधी स्वर उठाया गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। फिर दूसरा कलकत्ता अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, जो कि हिंदू नहीं थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी गठन हुआ। डफरिन ने जो है कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज गार्डन पार्टी दिया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी फिर से शामिल नहीं हुए। तो इसके बाद तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब साहब जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी। ठीक है, अल्पसंख्यकों की संस्था बोला था। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। यहाँ पर विषय निर्धारक समिति की नींव पड़ी थी। रनाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में यहाँ शामिल होते हैं इलाहाबाद में। ठीक, तो यहाँ पे जगह नहीं थी, तो इसके लिए जो है दरभंगा के राजा जो है लोथर काउंसिल क्रय करके कांग्रेस दे देते हैं। तो आज भी वो जगह पार्टिकुलर प्लेस इलाहाबाद में दरभंगा कॉलोनी के नाम से या उसके अगल बगल का एरिया था, दरभंगा कॉलोनी के नाम से अभी भी प्रचलित है वो। आप अगर यूनिवर्सिटी रोड के पास जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक, तो वो पर्टिकुलर एरिया अभी भी है, मतलब वहाँ एरिया तो रहेगा ही, वो दरभंगा कॉलोनी के नाम से है। थोड़ी सी यादें वहाँ पर है। तो दरभंगा नरेश ने खरीदा था एक्चुअली। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कोई भी सरकारी कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को अधिवेशन से दूर रखने की बात की गई थी।
तो विरोधकर्ता भी थे इसके, सर सैयद अहमद खान, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये सब। प्रथम बार लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी थे ये शामिल हुए थे इलाहाबाद वाले सम्मेलन में और हिंदी में भाषण देते हैं ये। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 बार 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे, जो हम वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। त्रिगुट के लाल बाल पाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष केवल लाला लाजपत राय बने थे। 1889 में बंबई में विलियम बेडरबर्न, ह्यूम के जीवनी इन्होंने ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी विलियम बेडरबर्न ने, इन्होंने हिस्सा लिया। पहली बार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। 21 वर्षीय मताधिकार पारित भी हुआ। लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया और इस समिति का मुख्य पत्र इंडिया निकाला। फिर 1890 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जहां पे फिरोज शाह मेहता साहब थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था इसको। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार ने भी भाग लिया था। ठीक। नागपुर में हुआ तो आनंद चार्लू हिस्सा लिए थे। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया अधिवेशन वाइज देखिए आप। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां अधिवेशन है। तो नागपुर में हुआ था 1891 में। आनंद चार्लू थे अध्यक्ष। तो पहली बार यहाँ पर कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इसी बार 1892 में इलाहाबाद में होता है, फिर से बीएमएस चंद्र बनर्जी बनते हैं अध्यक्ष। वैसे 1890 में इस अधिवेशन इंग्लैंड में कराने निर्णय लिया गया, लेकिन हो नहीं पाया था। 1893 में भैया लाहौर में होता है, तो दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं। प्रतिवाद शब्द यूज किया। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी यहाँ पर। फिर 1894 में होता है, मद्रास में अल्फ्रेड वेब बनते हैं। ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे ये। ठीक। इसके बाद फिर 1895 में भैया अधिवेशन पूना में होता है। महाराज सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी राणा द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। सोशल कांग्रेस को कांग्रेस मंच से बंद करवाया गया। किसने बंद करवाया एमजी राणा के सोशल कॉन्फ्रेंस को? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी बनते हैं। वंदे मातरम का गायन जो है आधिकारिक तौर पे हुआ यहाँ पर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्ला सयानी उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। और एक मजे की बात, 7वां था तो ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12वां अधिवेशन कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी के धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ठीक है, वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी। पहली बार आसाम के चाय बागानों में कुलियों की दुरावस्था पर विचार किया गया। तो कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता एवं ह्यूम थे दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे। तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर हुआ। दादा भाई नेहरू जी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही। पहली बार असम के चाय बागानों के कुलियों की दुरावस्था पर भी विचार किया गया। 1897 में भैया होता है अमरावती में, अब साउथ की तरफ थोड़ा मूव किया है। महाराष्ट्र में श्री शंकर नारायण, केरल प्रथम अध्यक्ष। फिर मद्रास में आनंद मोहन दास। लखनऊ में आरसी दत्त, भू राजस्व को स्थायी करने की मांग। फिर लाहौर में यशी चंद्रावरकर। 1900 में 1901 में कलकत्ता में दिनासी वाचा औद्योगिक प्रदर्शनी हुई। फिर 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास लाल मोहन घोष। इसके बाद भैया बम्बई में होता है 1904 में सर हेनरी कॉटन। फिर 1905 वाला महत्वपूर्ण है, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष का नेता की टाइटल दी गई। अभी भी विपक्ष का नेता बोला जाता है दूसरी पार्टी के। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के तर्ज पर भारत के स्वशासन की प्रथम बार स्वशासन की मांग की गई 1905 में बनारस अधिवेशन में, जहां गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो क्या स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग यहाँ पर की जाती है सबसे पहले। तो बंगाल विभाजन और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसकी आलोचना की गई और लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। सत्याग्रह को कांग्रेस के मंच से अपनाने का सुझाव किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। कब दिया? 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे।
1906 में दादा भाई नौरोजी फिर से बनते अध्यक्ष और पहली बार उन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया। अभी के सत्याग्रह 1905 में यूज होता शब्द लाला लाजपत राय द्वारा, और 1906 में कांग्रेस मंच से अपना एक सुझाव दिया गया 1905 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार हुए और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने विचार किया गया। फिर 1907 का वो सूरत का अधिवेशन याद आता है, जिसमें डॉक्टर रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए। यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। तो 1908 की बात है, डॉक्टर रास बिहारी बोस आते हैं अध्यक्ष के रूप में। कांग्रेस का नया संविधान निर्माण होता है, उदारवादियों का अधिवेशन है ये। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रस्तुत करने विचार करते हैं। इलाहाबाद में सर 1910 में होता है, सर विलियम बेडरवन फिर से बनते हैं। 1911 में कलकत्ता, ये इंपॉर्टेंट है फिर अगेन। कलकत्ता अधिवेशन 1911 का जो था, यहाँ पर पंडित बिशन नारायण दर जो थे अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। इससे पहले अगर आप देखें तो इससे पहले जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन हुआ था। अब 1911 में क्या हो रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन में ही पंडित बिशन नारायण दत्त जब अध्यक्ष थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। फिर 1912 का बांकीपुर का पटना अधिवेशन होता है, जिसमें रंगनाथ सिंह मुधोलकर थे अध्यक्ष। कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम सचिव A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। तो ये पूछते हैं कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में घोषित किया गया? तो बांकीपुर पटना अधिवेशन में। ठीक है। फिर 1913 में कराची अधिवेशन होता है, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। तो एक दल इंग्लैंड भेजने की बात हुई थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना रहेंगे, भूपेंद्र नाथ बसु रहेंगे, लाला लाजपत राय रहेंगे। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष होते हैं। तो इस अधिवेशन में विश्व युद्ध फर्स्ट के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया गया, स्वराज की मांग की गई, और प्रथम अवसर था जब कांग्रेस में किसी प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड उपस्थित थे, पहली बार मद्रास अधिवेशन 1914 में। 1915 में बम्बई में MP सिन्हा थे, बम्बई के गवर्नर जेम्स मेस्टर ने भाषण दिया। यह निर्णय लिया कि गर्मपंथियों को मिलाया जाए। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में समझौता होता है। इसमें 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष, और इसी वाले अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था, पर मदन मोहन मालवीय ने LP का विरोध किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ये सवाल पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकर रहेंगे इसका नारा दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था यहाँ पे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया था? 1917 में। उस समय अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। 1918 में दिल्ली में होता है अगला, और पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ अध्यक्ष होते हैं। तो कई नरम पत्थियों ने यहाँ पे त्याग पत्र दिया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे उनमें से। एकमात्र अधिवेशन, इसी में हजारों किसानों ने भाग लिया। पहली बार हजारों किसानों ने कब भाग लिया था? 1918 के दिल्ली अधिवेशन में भैया, और हिंदी भाषा पे यहाँ पे जोर दिया गया था। फिर 1918 का इंपॉर्टेंट है बम्बई अधिवेशन, विशेष अधिवेशन था, जहां पर रौलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। इसी में मौलिक अधिकारों की मांग भी किया गया था। 1918 के सैयद हसन इमाम यहाँ के अध्यक्ष थे। 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन के समर्थन पर निर्णय लिया गया। 1920 में नागपुर में BU राघवाचारी बने भैया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन एवं नेतृत्व गांधी को सौंपा गया कि महात्मा गांधी अब तुम असहयोग आंदोलन शुरुआत करो। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात भी कही गई। भाषाई आधार पर प्रांत विभाजन, हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग पर बल दिया गया।
कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीति घोषित किया था 1920 में। 1920 का एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा। प्रारंभ से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस संदर्भ में कहा, यह लॉर्ड डफरिन का ब्रेन चाइल्ड है। फिर 1921 में अहमदाबाद में गुजरात में हकीम अजमल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिसके क्योंकि चित्तरंजन दास साहब जो थे वो जेल में बंद थे उस समय। हकीम अजमल खान ने प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष तौर पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जन समर्थन हेतु अनुरोध किया गया था। 1922 का भैया गया बिहार का जो अधिवेशन है वो सीआर दास चित्तरंजन दास साहब थे यहाँ पर, और यहीं पर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसी अधिवेशन में गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में किसकी स्थापना होती है भैया? इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास साहब द्वारा स्वराज पार्टी के अधिवेशन की स्थापना की जाती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने का स्वागत किया था। 1923 भैया काकीनाडा में एक जगह है, मोहम्मद अली जौहर अध्यक्ष थे, तो वो बनते हैं। फिर 1923 में एक विशेष अधिवेशन होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बने, और सबसे कम आयु 35 वर्ष में। झंडा सत्याग्रह की सफलता बधाई दी गई। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव, स्वदेशी तो अपनाया गया और बहिष्कार का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। फिर 1924 में आता है जब महात्मा गांधी एकमात्र जो है पहली बार एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं, और इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति हुआ, वाइकोय सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग यहीं से अलग होता है, बेलगांव कर्नाटक वाले अधिवेशन से। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति हुई, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश लेकर सरकार की नीतियों पर विरोध करे। फिर 1925 में भैया कानपुर अधिवेशन होता है, जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष बनती हैं। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहला कब यूज किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किस अधिवेशन भैया? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे भैया? सरोजिनी नायडू थे। तो वहां पर हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव रखा, परंतु पारित नहीं हो सका। सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है श्री श्यामलाल गुप्त ने गाया, ठीक है। किसने गाया था भैया? श्यामलाल गुप्त ने। तो यहाँ से कुछ बातें और बात कर लें हम लोग। सबसे पहले 1896 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम का आधिकारिक गायन हुआ था 1896 में कलकत्ता में। रहमतुल्लाह सैनी अध्यक्ष थे। फिर 1911 में आप देखते हैं कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण दत्त अध्यक्ष थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन कांग्रेस मन से गाया गया था। फिर अगर आप आए इधर तो यहाँ पे आप देखते हैं 1919 में, 1919 नहीं और आगे आइए तो ये 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू थी अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1925 में कानपुर बनती सरोजिनी नायडू। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा और सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त सर ने गाया था। 1926 का जो होता है भैया अधिवेशन 1926 वाला, तो 1926 वाला जो होता है गुवाहाटी में होता है। श्री निवास अयंगर थे। स्वराजवादियों और राष्ट्रवादियों का आपस में यहाँ पे मेल होता है। कांग्रेस नेताओं के लिए ड्रेस कोड आया खादी पहनना। 1927 में देखा जाए भैया तो 1927 में मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी साइमन कमीशन बहिष्कार का नारा दिया, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। फिर 1928 में देखा जाए तो कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया, प्रथम बार नेहरू रिपोर्ट दिया। 1929 में देखा जाए तो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी तट पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 से प्रारंभ करने की अनुमति मिलती भैया। इसी में डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था, आप जानते हैं दांडी मार्च के साथ ही शुरुआत होता है, और इसी में डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन की बात की गई। 1931 भैया कराची में वल्लभ भाई पटेल थे, यहाँ पे मूल अधिकारों की मांग शामिल की गई। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू सर ने बनाया था 1931 के किस अधिवेशन में भैया? कराची के अधिवेशन में।
वल्लभ भाई पटेल क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति भी इसी अधिवेशन मिली। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चरखे से युक्त सफेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया। गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। किस अधिवेशन में कहा था? कराची अधिवेशन। कब कराची अधिवेशन हुआ था? 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो 1932 दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ थे और मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु जेल में होने के कारण इनको कार्यकारी थे। फिर 1933 की बात आती है। कलकत्ता में नलिनी सेल गुप्ता भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला थी। यूरोपीय थी लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। तो आपसे कभी पूछा जाए कि यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, कब बनी? तो 1933 में पहली बार बनी थी। 1933 में बनी थी। इनका नाम क्या था? नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, 3 महिलाओं की बात आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी? तो थर्ड यही है। पहले और दूसरे का नाम आप बताएंगे। ठीक है, कौन पूरी तरह से भारतीय महिला थी अध्यक्ष, कौन एकदम विदेशी महिला थी? पहले एकदम विदेशी महिला बनती, उनका नाम बताएंगे आप। भारतीय महिला जो बाद में यूपी की राज्यपाल बनी, उनका नाम बताना है। तीसरी ये थी। तो बंबई में फिर होता है 1934 में भैया राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया और नेहरू ने भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर पूरे समाज का जो है, पूरे समाज का हिस्सा होता है, पूरे समाज का उसमें भैया पार्टिसिपेशन होता है, पूरे समाज का उसमें हिस्सा होता है। तो समाजवाद का ये मतलब हुआ। ठीक है, समाजवाद का मतलब यही होता है। क्लियर है? ठीक। उत्पादन के साधनों पर राज्य या संपूर्ण समाज के स्वामित्व पर आधारित आर्थिक प्रणाली को क्या बोलते हैं भैया? समाजवाद बोलते हैं। ठीक, अच्छा। तो ये जवाहरलाल नेहरू इधर बनते हैं भैया फिर से अध्यक्ष। फैजपुर वाले में भी जवाहरलाल नेहरू, प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। अच्छा, इसके बाद हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा में कौन बनते भैया? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है 15 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य योजना का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। झंडा गेट को स्वीकृति दिया। 1939 का त्रिपुरी आंदोलन हुआ, फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए इसमें पहली बार मतदान हुआ। पहली बार मतदान कब हुआ? 1939 में, त्रिपुरी आंदोलन में। ठीक है, फिर से सुभाष चंद्र बोस चुने गए। कुछ समय बाद बोस ने त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, देशी राज्य पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। फिर 1940 में रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा बनाया गया भैया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस को गैर कानूनी भी घोषित किया गया। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये बहुत शीर्ष भूमिका निभाई थी और इनका एक पत्र आता था, उस पत्र का नाम क्या था? अल हिलाल नाम का एक पत्र निकालते थे। अल हिलाल, कौन सा पत्र भैया? अल हिलाल नाम का एक पत्र निकाला करते थे उन दिनों। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन के समय में गांधी के टच में आए थे और इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की बुक लिखी 1957 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम था? इंडिया विंस फ्रीडम। कब लिखा था? 1957 भैया लिखा था। इसके बाद हर आंदोलन में सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन के बाद काम किए और अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार में क्या थे भैया? अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी बाद में बने थे। अंतरिम सरकार में क्या बने थे? शिक्षा मंत्री। और एक बड़ी खास बात यह है कि 1992 में भैया इनकी डेथ के बाद इनको भारत रत्न का से सम्मानित किया गया इनको। इसके बाद भैया 1946 में आते हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी सर ही थे जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। और बाद में अगस्त प्रस्ताव आजादी हिंद फौज से कैप्टन मोहन सिंह और जनरल सुभाष खान ने यहाँ पे अपना वो दिया। नवंबर 1927 में कृपलानी ने त्यागपत्र दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर 1948 में भैया जयपुर में डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया। स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद? जब देश को आज़ादी मिलती है
उसके बाद जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है उसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष होते हैं और उन्होंने वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ कार्रवाई प्रारंभ किया। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि क्या प्रतिक्रिया है लोगों को? ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया रही कांग्रेस के बारे में? पहले सहयोगात्मक रहा, फिर विरोधी रहा। कांग्रेस का स्थापना के बारे में पहले सहयोगात्मक था, फिर कैसे हो गए भैया ये लोग? विरोधी हो गए। पहले इनको लगा कि ये क्या कर लेंगे हमारा, लेकिन बाद में लगा ये तो बहुत बड़ा संगठन स्थापित हो गया है। तो व्यापारी लोग का क्या था? व्यापारियों का अपना हित दिखता था कांग्रेस के साथ, ये सहयोगात्मक रहे हमेशा। ठीक। और जमींदार लोग जो थे ये विरोधी रहे, इनको लगता था कि इनके अगेंस्ट है कांग्रेस। ठीक। आम जनता, इसमें पहले मध्यम वर्ग व शिक्षित लोग, फिर आम जनता भी कन्विंस हुई इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब हम लोग को भैया आगे देखना है। तो चलिए, और आज जो है जितना देखा और काफ़ी कुछ इसमें हम आगे जोड़ते रहेंगे। प्रकृति और उद्भव, नरमपंथी गरमपंथी का, उग्रवादियों का, गांधीवादी चरण, ये सारी बातें हैं। और यहाँ कांग्रेस से ये सब कुछ होता है, कांग्रेस का अधिवेशनों से, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे अभी आगे और।